नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम लोगों ने यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है जो कि फोर्स वोल्टेज एनालॉजी पर बेस्ड है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझने से पहले आप लोग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के वीडियो को कंट्रोल सिस्टम वाले प्लेलिस्ट से पूरा देखें, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर शेयर किया है। तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताने का मेथड या समझाने का मेथड अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि मुझे YouTube पर इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जो कि इस प्रकार से है। ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के या मैकेनिकल सिस्टम के डायग्राम पे देख पाएंगे कि सपोर्ट सिस्टम के साथ सबसे पहले स्प्रिंग K2 जुड़ा है और स्प्रिंग K2 के साथ मास M2 और मास M2 के साथ स्प्रिंग K1 और स्प्रिंग K1 के साथ मास M1 एक लीनियर फैशन पर जुड़ा है। और यहाँ पर देख पाएंगे कि दोनों मास पर फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है, जिसको इस मैकेनिकल सिस्टम में B1 और B2 से शो किया गया है। और इस मैकेनिकल सिस्टम पे देख पाएंगे कि जब मास M1 पर फोर्स F ऑफ T लगाया जाता है तो मास M1 पर डिस्प्लेसमेंट x1 और मास M2 पर डिस्प्लेसमेंट x2 नोट किया गया है। तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या इस दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम का फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का यूज करके एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करना होगा। अब हम लोगों को इस तरीके का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वह फोर्स वोल्टेज एनालॉजी हो या फोर्स करंट एनालॉजी, सॉल्व करने से पहले हम लोगों को दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम का नोड बेसिस पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना होगा, जिसके लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि हम लोगों को इस दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम पर कितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिए गए हैं। तो हम लोगों को इस मैकेनिकल सिस्टम पर नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2 दिए गए हैं, जिनमें से पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट x1 और दूसरा डिस्प्लेसमेंट x2। तो जब हम लोग इसका नोड बेसिस पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को नंबर ऑफ नोड कितना लेना होगा, 2। तो यहाँ पर हम लोग पहले नोड को ले पाएंगे जो कि कितना होगा, x1, और यहाँ पर हम लोगों को दूसरा नोड को लेना होगा जो कि क्या हो जाएगा, x2। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे नोड बेसिस के मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर एक रेफरेंस नोड को लेना होगा, जिसको यहाँ पर हम लोग एक लाइन के फॉर्म पर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग इस मैकेनिकल सिस्टम पे देख पाएंगे कि मास M1 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1, और मास M2 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, x2। तो जब हम लोग इसका नोड बेसिस के मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो मास M1 को नोड x1 और रेफरेंस नोड के बीच में ड्रॉ करना होगा। ठीक उसी प्रकार से मास M2 को नोड x2 और रेफरेंस नोड के बीच में ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम के अगले एलिमेंट जो कि है स्प्रिंग K1 को नोड बेसिस के मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर ड्रॉ करेंगे। तो इस मैकेनिकल सिस्टम पर देख पाएंगे कि इस स्प्रिंग K1 पर डिस्प्लेसमेंट x1 और डिस्प्लेसमेंट x2 दोनों का इफेक्ट होगा, जिस कारण से हम लोगों को जब इस स्प्रिंग K1 को नोड बेसिस के मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर ड्रॉ करेंगे तो स्प्रिंग K1 को हम लोगों को नोड x1 और नोड x2 के बीच में ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस मैकेनिकल सिस्टम के अगले एलिमेंट को लेंगे जो कि है स्प्रिंग K2। तो हम लोग इस मैकेनिकल सिस्टम पे देख पाएंगे कि इस स्प्रिंग K2 पर डिस्प्लेसमेंट x2 का ही इफेक्ट होगा, जिस कारण से जब हम लोग स्प्रिंग K2 को नोड बेसिस के मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को स्प्रिंग K2 को M2 के साथ पैरेलल में नोड x2 और रेफरेंस नोड के बीच में ड्रॉ करना होगा। और हम लोगों को इस मैकेनिकल सिस्टम के फ्रिक्शन का वैल्यू B1 और B2 का दोनों का वैल्यू क्या दिया गया है, 0, जिस कारण से हम लोगों को
फ्रिक्शन B1 और B2 को नोड बेसिस के मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर ड्रॉ नहीं करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम के लास्ट एलिमेंट को, जो कि है फोर्स F ऑफ T को नोड बेसिस के मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग इस मैकेनिकल सिस्टम पर देख पाएंगे कि जो फोर्स F ऑफ T है मास M1 पर लगाया गया है, जिस कारण से जब हम लोग फोर्स F ऑफ T को नोड बेसिस के मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को फोर्स F ऑफ T को मास M1 के साथ पैरेलल पे नोड X1 और रेफरेंस नोड के बीच में ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम का नोड बेसिस पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट को कंप्लीट किया। अब हम लोग यहाँ पर आगे नोड X1 और नोड X2 पर जो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स के इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले नोड X1 के लिए न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का इक्वेशन किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे F ऑफ T इज इक्वल टू M1 d स्क्वायर X1 अपॉन dt का स्क्वायर प्लस K1 ब्रैकेट पर लेना होगा X1 माइनस X2। अब हम लोग यहाँ पर आगे ठीक इसी प्रकार से दूसरे नोड X2 के लिए भी हम लोग यहाँ पर फोर्स के इक्वेशन को लिखेंगे। तो लिख पाएंगे 0 इज इक्वल टू M2 d स्क्वायर X2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस K1 X2 माइनस X1 प्लस K2 इंटू X2। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे इन दोनों इक्वेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना होगा। तो पहले इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे F ऑफ T का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा F ऑफ S। और जब हम लोग M1 d स्क्वायर X1 अपॉन dt स्क्वायर के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा M1 इंटू S स्क्वायर इंटू X1 ऑफ S। और जब हम लोग K1 X1 माइनस X2 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा K1 फिर ब्रैकेट पे लेना होगा X1 ऑफ S माइनस X2 ऑफ S। अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे तो 0 का तो 0 ही होगा। और जब हम लोग M2 d स्क्वायर X अपॉन dt स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कितना हो जाएगा M2 S स्क्वायर X2 ऑफ S। और जब हम लोग K1 X2 माइनस X1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कितना लिख पाएंगे K1 ब्रैकेट पर लिखना होगा X2 ऑफ S माइनस X1 ऑफ S। और जब हम लोग K2 इंटू X2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कितना हो जाएगा K2 इंटू X2 ऑफ S। अब हम लोग यहाँ पर आगे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के रिलेशनशिप को यूज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी पर जानते हैं कि फोर्स किसके एनालॉगियस होता है, वोल्टेज के। तो यहाँ पर लिख पाएंगे फोर्स इज एनालॉगियस टू वोल्टेज V। और मास किसके एनालॉगियस होता है, तो लिख पाएंगे मास इज एनालॉगियस टू इंडक्टेंस L। और डैम्पिंग कोफिशिएंट B और F किसके एनालॉगियस होता है, रेजिस्टेंस के। तो लिख पाएंगे F और B इज एनालॉगियस टू रेजिस्टेंस R। और स्प्रिंग कांस्टेंट K किसके एनालॉगियस होता है, 1 अपॉन कैपेसिटेंस के। तो K इज एनालॉगियस टू 1 अपॉन C। और हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट को किसके एनालॉगियस लेना होगा, तो लिख पाएंगे डिस्प्लेसमेंट X इज एनालॉगियस टू चार्ज Q। अब हम लोग यहाँ पर आगे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के रिलेशनशिप का यूज करके इन दोनों इक्वेशन को चेंज कर लेंगे। फोर्स के जगह हम लोगों को लेना होगा वोल्टेज V, मास के जगह लेना होगा इंडक्टेंस L, डैम्पिंग कोफिशिएंट F या B के जगह हम लोगों को लेना होगा रेजिस्टेंस R, स्प्रिंग K के जगह लेना होगा 1 अपॉन कैपेसिटेंस और डिस्प्लेसमेंट X के जगह क्या लेना होगा, Q। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को फिर से किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे
V of S is equal to L1 S square into Q1 of S प्लस 1 अपॉन C1 ब्रैकेट पर लेना होगा Q1 ऑफ S माइनस Q2 ऑफ S। अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन को भी लिखेंगे। तो कितना लिख पाएंगे? 0 इज इक्वल टू L2 S स्क्वायर Q2 ऑफ S प्लस 1 अपॉन C1 ब्रैकेट पर लेना होगा Q2 ऑफ S माइनस Q1 ऑफ S प्लस 1 अपॉन C2 इंटू Q2 ऑफ S। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करेंट I इज इक्वल टू कितना होता है? dq अपॉन dt। और जब हम लोग इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कितना हो जाएगा? I ऑफ S इज इक्वल टू S इंटू Q ऑफ S। और जब हम लोग यहाँ से Q ऑफ S के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? IS अपॉन S। अब हम लोग इस रिलेशनशिप का यूज करके Q1 ऑफ S को कैसे रिप्लेस करेंगे? I1S अपॉन S। और Q2 ऑफ S को कैसे रिप्लेस करेंगे? I2S अपॉन S। तो हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को किस प्रकार से लिखना होगा? तो यहाँ पर हम लोग पहले इक्वेशन को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? V ऑफ S इज इक्वल टू L1S इंटू I1 ऑफ S प्लस 1 अपॉन C1S। और ब्रैकेट पर लेना होगा हम लोगों को I1 ऑफ S माइनस I2 ऑफ S। हम लोग यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन को भी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू L2S इंटू I2 ऑफ S प्लस 1 अपॉन C1S ब्रैकेट पर लिखना होगा I2 ऑफ S माइनस I1 ऑफ S। और हम लोग आगे लिख पाएंगे इस टर्म के लिए 1 अपॉन C2S इंटू I2 ऑफ S। अब हम लोग यहाँ पर आगे इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन के लिए हम लोगों को पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट पर दो मेश कंसिडर करना होगा। पहले मेश पर हम लोग करंट ले पाएंगे I1S और दूसरे मेश पर हम लोग करंट ले पाएंगे I2S। और हम लोगों को पहले मेश पर एक सोर्स कंसिडर करना होगा, वोल्टेज सोर्स V ऑफ S, और उस पर एक सीरीज एलिमेंट को लेना होगा इंडक्टेंस L1। और दूसरे मेश पर हम लोगों को इंडक्टेंस L2 और कैपेसिटेंस C2 को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। और हम लोगों को दोनों मेश पर एक कॉमन एलिमेंट को लेना होगा जो कि है कैपेसिटेंस C1। तो इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे दिए हुए ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का हम लोग इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट को फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बेस्ड पर किस प्रकार से ड्रॉ करना होगा। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।